नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये कहानी किसी फ़िल्म से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कोई मूवी चल रही है, लेकिन ये मूवी नहीं है बिल्कुल भी, ये कि सच्ची घटना है। और कहीं न कहीं जो मूवीज़ बनती हैं, जो फ़िल्में बनती हैं, वो एक तरह से समाज का ही आईना होती हैं। समाज के अंदर जो-जो होता है, वही फ़िल्मों के अंदर दिखाया जाता है। राजस्थान के अलवर ज़िले की ये कहानी है। राजस्थान के अलवर के अंदर एक शख्स रहता था, नीतीश नीतीश जैन नाम का। प्रॉपर्टी डीलिंग का उसका ठीक-ठाक अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन फिर भी पैसे की भूख ने, पैसे की और लालच ने जो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस था नीतीश से, वो छुड़वा दिया। और अब नीतीश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम छोड़कर सट्टेबाजी की दुनिया के अंदर कदम रख चुका था। सट्टेबाजी वो करने लगा था। अब सट्टे के बाज़ार में जब नीतीश निकला तो उसको अच्छे इंसान तो मिलने नहीं है। सट्टेबाजी के बाज़ार में तो उसको एक से एक बढ़कर क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर, बड़े-बड़े डॉन यही सब मिलेंगे। तो इन सब से मुलाकात हुई नीतीश की। सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखने के कुछ ही दिनों के बाद में नीतीश का एक शख्स से झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के अंदर जो नीतीश है वो एक मर्डर कर देता है। अब नीतीश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है मर्डर के चार्ज में और फिर जेल भेज देती है। अब जब वो सट्टेबाजी के बाज़ार से जेल में गया, तो जेल में तो उसको और भी एक से एक बड़े डॉन, क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर, अपराधी ये सब मिलेंगे। खैर कुछ दिनों वो जेल के अंदर रहता है और कुछ दिनों बाद में वो बेल के ऊपर जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद में फिर से वही सट्टेबाजी का धंधा वो करने लग जाता है। कुछ दिनों तक ज़िंदगी आम चलती है, सट्टेबाजी के धंधे में भी ठीक-ठाक चल रहा था फिर भी सब कुछ। लेकिन 1 फरवरी 2022 इसी साल की बात है। 1 फरवरी को अचानक से नीतीश अपने घर से गायब हो जाता है। जब वो गायब हुआ, तब घरवाले थोड़े परेशान हुए। घरवालों ने इधर-उधर देखा, फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा। लेकिन घरवालों ने ज़्यादा इधर-उधर खोजबीन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जो काम था, बार-बार घर से गायब होना, ये नीतीश की रूटीन के अंदर शामिल था। नीतीश कोई बच्चा तो था नहीं, वो कई बार घर पर बिना बताए कहीं पर चला जाता था और 3-4 दिन घर से दूर रहता था। घरवाले बेफ़िक्र होकर बैठ गए कि भई गया होगा कहीं, कोई बच्चा तो है नहीं, वापस आ जाएगा थोड़े दिनों में। 1 फरवरी को गायब हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के दौरान ना ही तो नीतीश ने किसी घरवालों से बात करने की कोशिश की, ना बात हुई, ना कहीं पर नीतीश किसी को मिला और ना ही नीतीश का फ़ोन लग रहा। अब आज से पहले जब भी वो गायब होता था, तब हमेशा उसका फ़ोन ऑन रहता था। फ़ोन पर वो बातें करता था, फ़ोन पर बता देता था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस बार 7 दिन हो गए, 7 दिनों तक कभी बिन बताए घर से गायब नहीं रहा और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। घरवालों को थोड़ी चिंता हुई। आखिरकार घरवालों ने अलवर पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी, नीतीश जैन के नाम की। अब अपने यहाँ की पुलिस ऐसी है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट को इतना ज़्यादा कुछ अटेंशन नहीं मिलता, वो इतना ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेते, जब तक कि कोई हाई प्रोफ़ाइल केस ना हो। और नीतीश जैन तो उल्टा एक क्रिमिनल मर्डर के चार्ज के अंदर गया हुआ और सट्टेबाजी की दुनिया से उसके लिंक। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। 1-2 दिन और बीतते हैं, जब पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती है और नीतीश के घरवालों को पता चलता है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, तो नीतीश के घरवाले फिर से पुलिस के पास आते हैं और पुलिस को आकर कहते हैं कि नीतीश के ऊपर पिछले कुछ दिनों से एक खतरा मंडरा रहा था। एक बड़ा गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर नीतीश के पीछे लगा हुआ था, वो नीतीश को मारना चाहता था। और ये बात नीतीश ने खुद अपने मुँह से अपने भाई को बताई और भाई ने ये बात पुलिस को बताई। जब ये बात पुलिस को पता चली कि कोई हिस्ट्री शीटर नीतीश का पीछा कर रहा था, उसको मारना चाहता था, तब पुलिस के थोड़े कान खड़े हुए, पुलिस ने थोड़ा एक्शन लेना शुरू किया। अब जो गैंगस्टर था, जो हिस्ट्री शीटर, जो नीतीश की जान लेना चाहता था, वो था अजमेर का और ये बात थी अलवर की। तो अब केस पहुंच जाता है अलवर से सॉरी अजमेर। अजमेर के थाने में कॉन्टैक्ट किया जाता है, वहाँ से बोला जाता है कि कोई ऐसे-ऐसे हिस्ट्री शीटर। जब वहाँ पर छानबीन होती है तो एक शख्स का नाम सामने आता है, हरी, हरी लंगड़ा। हरी लंगड़ा भी एक घोषित अपराधी, हिस्ट्री शीटर, बड़ा डॉन, बड़ा नाम। हरी को पुलिस उठा लेती है पूछताछ करने के लिए। हरी को थाने के अंदर लाने के बाद में हरी से पूछताछ होती है कि बता दो कुछ नीतीश के बारे में, नीतीश से तुम्हारी क्या संबंध है या फिर नीतीश तुम्हारे पास है क्या? अब क्योंकि हरी एक
गैंग्स पुराना हिस्ट्री शीटर था, तो वो पुलिस के सामने उसने बिल्कुल भी मुँह नहीं खोला, पुलिस के सामने बिल्कुल भी टूटा नहीं। अब क्योंकि हरी के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था, तो हरी को मजबूरन पुलिस को छोड़ना पड़ा। हालाँकि हरी को पुलिस ने छोड़ तो दिया था, लेकिन पुलिस की नज़र अभी भी हरी के ऊपर थी। हरी लंगड़ा को मॉनिटर कर रही थी रेगुलरली पुलिस, और हरी लंगड़ा के साथ-साथ हरी लंगड़ा के कॉन्टैक्ट में जो भी थे, हरी लंगड़ा के दोस्त जो भी थे, उन सभी के ऊपर भी पुलिस नज़र रख रही थी। लेकिन उसके बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। नीतीश का अता पता नहीं, नीतीश कहाँ है, काफ़ी सारे दिन बीत गए। अब और बाद में खोजबीन करने लगी वहाँ पर पुलिस। अब इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को हरी और नीतीश के संबंध के बारे में पता चला। अब कहानी ये है हरी और नीतीश की कि जब नीतीश ने एक मर्डर किया और मर्डर के चार्ज में जब नीतीश जेल के अंदर पहुंचा, अब जेल के अंदर एक से एक बड़े बदमाश, एक से एक बड़े डॉन, और उन्हीं बदमाशों, उन्हीं डॉन में से एक था हरी। जो हरी था वो भी उसी वक्त उसी जेल के अंदर बंद था जिस जेल के अंदर नीतीश गया था। हरी और नीतीश आपस में मिलते हैं, थोड़ी दिनों बाद उनकी जेल के अंदर ही दोस्ती हो जाती है। अब नीतीश को अच्छा था काफ़ी कि भाई हरी जैसे बड़े डॉन का हाथ अपने सर पर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद जो नीतीश है वो जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है, और उसके कुछ ही दिनों बाद में हरी भी जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। अब क्योंकि ये अजमेर के अंदर जेल में बंद थे और अजमेर के अंदर ही हरी का घर था, हरी अजमेर के अंदर ही रहता था, तो जेल से दोनों बाहर आने के बाद में हरी के घर पर अजमेर के अंदर ही आपस में मिलने लगे। कई बार नीतीश का हरी के घर आना जाना लगा रहता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। अब जो हरी था वो शादीशुदा था, उसकी एक बीवी थी और वो बीवी भी उसी घर के अंदर रहती थी। अब क्योंकि नीतीश बार बार हरी के घर आता जाता, तो कई बार नीतीश का आमना सामना हरी की बीवी से भी हो जाता। कुछ दिन बीते। अब धीरे धीरे जो हरी की बीवी और नीतीश, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम होना शुरू हो गया। दोनों के बीच में दोस्ती होने लग गई। अब और ज़्यादा मिलने लगे धीरे धीरे। अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार के अंदर तब्दील हो गई। पहले तो जब हरी घर पर होता था तब हरी से मिलने के बहाने नीतीश उसके घर जाता था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा मौका देखता था कि जब हरी घर पर ना हो और वो पीछे से चोरी छुपे हरी की बीवी से मिलने उसके घर जाए। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि हरी के ऊपर काफ़ी सारी, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर था, काफ़ी सारी केस चल रही थी, तो एक केस का फैसला आया और उस केस के फैसले के अंदर नीतीश को जेल जाना था। हरी जेल चला जाता है। अब नीतीश का रास्ता एकदम फिर से साफ हो गया था, क्योंकि अब उसको चोरी छिपे मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो बीच में हरी प्रॉब्लम थी वो अब रास्ते से हट चुका है, वो जेल जा चुका है, तो अब नीतीश का मिलना जुलना हरी की बीवी से और भी ज़्यादा हो गया। अब क्योंकि हरी के काफ़ी सारे दोस्त थे, काफ़ी सारा बड़ा सा ग्रुप था उनका, तो उस ग्रुप के ज़रिए हरी को पता चल गया जेल के अंदर बैठे बैठे कि उसकी बीवी और नीतीश का कोई संबंध है। अब जब ये बात हरी को पता चली उसको बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो जेल में था। वो जल्दी से जल्दी कोशिश करता है कि वो कैसे न कैसे करके जेल से एक बार बाहर निकल जाए, और कुछ ही वक्त बाद में हरी जमानत पर जेल से फिर से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद में हरी नीतीश को कुछ भी नहीं बताता है। नीतीश को ऐसा नहीं कहता है कि उसको पता चल चुका है उन दोनों के रिश्तों के बारे में। वो नीतीश को एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हरी को कुछ भी पता नहीं चला। और हरी जो था, वो उनका जो ग्रुप था बदमाशों का, उस ग्रुप के अंदर एक ऐलान करता है कि उसको एक आदमी की सुपारी देनी है। सुपारी का ऐलान करता है, नीतीश की सुपारी। काफ़ी सारे गैंगस्टर, काफ़ी सारे क्रिमिनल, काफ़ी सारे सुपारी के ऊपर, किराए के ऊपर मर्डर करने वाले सामने आते हैं, और हरी जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। अब इन्हीं सभी में से एक मनोज यादव नाम का शख्स, जो कि किराए पर मर्डर करना, एक तरह से सुपारी लेकर कत्ल करना उसका काम था, वो हरी से मिलता है, हरी के घर जाता है और उसको कहता है कि ये सुपारी मैं उठाऊंगा। 20 लाख रुपए के अंदर डील डन होती है। 20 लाख रुपए हरी ने मनोज यादव को दिए। 20 लाख रुपए लेकर मनोज यादव ने 3 दूसरे बदमाशों को सुपारी ट्रांसफ़र कर दी 15 लाख रुपए में।
5 लाख अपने पास रख लिए, 5-5 लाख जो वो 3 दूसरे जिनको कत्ल करना था नीतीश का, उन्होंने रख लिए। सबने 5-5 लाख रुपए का सबको मुनाफा हुआ। अब उन तीनों ने नीतीश को मारने का प्लान शुरू किया। वो सही मौके का इंतज़ार करते रहे, पूरी प्लानिंग करते रहे, कैसे मारेंगे, कहाँ पर लाश को छुपाएँगे, मारने के बाद में कहाँ पर भागेंगे। अब इसी दौरान क्योंकि नीतीश की भी उस वक़्त तक थोड़ी उस ग्रुप के अंदर जान-पहचान हो गई थी, कुछ लोग नीतीश को भी जानते थे, तो ये बात नीतीश के पास पहुँच जाती है कि हरि को उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और हरि ने अब नीतीश को मारने के लिए सुपारी निकाल दी है। अब जब ये बात पता चली नीतीश को, तो नीतीश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो हरि को अच्छी तरह से जानता था कि हरि किसी भी हद तक जा सकता है अगर हरि को गुस्सा आ गया तो। और ये तो बात हरि की बीवी की थी, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है और भी ज़्यादा गुस्सा आना था। नीतीश काफ़ी डर जाता है और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर जो भी उसको मारने आएगा उससे बचने के लिए एक हथियार ढूँढना शुरू करता है। वो काफ़ी ढूँढता है, लेकिन उसको कहीं पर भी एक हथियार, एक पिस्टल नहीं मिलती है। जब उसको कहीं पर भी कोई भी हथियार नहीं मिलता है, तो वो अपने ग्रुप के अंदर एक ऐलान करता है कि मुझे एक हथियार चाहिए, ताकि जो भी मुझे मारने आएँगे, जो भी हरि भेजेगा मुझे मारने में, उसका सामना कर सकूँ, उनसे बच सकूँ। अब उसी ग्रुप में से नीतीश के 2 पुराने लोग नीतीश के पास आते हैं और कहते हैं कि हम तुमको हथियार दिलवाएँगे, लेकिन वो हथियार यहाँ पर नहीं है, हमको जाना पड़ेगा फिरोज़ाबाद हथियार लेने। फिरोज़ाबाद यूपी के अंदर। नीतीश के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। नीतीश उन दोनों के साथ फिरोज़ाबाद जाने के लिए तैयार हो जाता है और 1 फरवरी को वो 3 जने और एक नीतीश 4 जनीय गाड़ी के अंदर बैठकर फिरोज़ाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। अब नीतीश ही इस बात से बेखबर था कि वो जिनसे बचने के लिए हथियार लेने जा रहा है, वो 3 उसके साथ गाड़ी में ही बैठे हैं। जो लोग उसको मारने वाले थे, नीतीश उन्हीं के साथ हथियार लेने फिरोज़ाबाद जा रहा था। इस बात से बेखबर नीतीश उन तीनों के साथ फिरोज़ाबाद पहुंच जाता है। फिरोज़ाबाद में बिलालपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर उन तीनों में से एक जन का घर था। सबसे पहले वो उस घर में जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, चाय-चूय पीने के लिए, और नीतीश को कहा कि नाश्ता पानी करके बाद में हम हथियार लेने चलेंगे। उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर ये जाने वाले थे, उस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पर जो फर्श था वो नया डलना था, फर्श के ऊपर टाइल्स वगैरह लगनी थी, वो बाहर प्लास्टर का काम होना था। और जिस दिन वहाँ पर ये चारों लोग पहुँचे, 3 मारने वाले और एक नीतीश, उस दिन जितने भी वहाँ पर मज़दूर जो भी काम करने वाले थे, उन सब की छुट्टी कर दी थी। वहाँ पर और कोई नहीं था, 3 जो मारेंगे नीतीश को, वो और एक नीतीश। वहाँ पर वो बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे कि अचानक से उन तीनों में से एक जने ने पीछे से नीतीश के सर के ऊपर भारी वजनदार लोहे की रॉड से सर पर वार किया। मौके पर ही नीतीश बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में उन तीनों ने मिलकर बेहोशी की हालत में नीतीश का गला दबाया और नीतीश की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद में दूसरा प्लान कि आप बॉडी को छुपाएंगे कहाँ पर। तो उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि क्योंकि उस घर के अंदर काम चल रहा था, फर्श की जो टाइली थी वो निकाली हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उस फर्श के अंदर खड्डा खोदा और खड्डे के अंदर नीतीश की बॉडी को डाल दिया। ऊपर से जो भी रेत वगैरह, जो भी सीमेंट वगैरह थी, उसको वापस से बराबर कर दिया। अगले दिन मजदूरों को बुलाकर और उस फर्श के ऊपर टाइल लगवा दी। अब बॉडी जो थी नीतीश की लाश, वो ज़मीन के अंदर भी नहीं, फर्श के अंदर दफन। अब उन्होंने सोचा कि कौन यहाँ पर आएगा फिरोज़ाबाद, राजस्थान से इतनी दूर, और कौन ही क्यों ही शक करेगा कि यहाँ पर नीतीश की बॉडी हो सकती है। नीतीश को मारने के बाद में वो तीनों अलग अलग जगह फरार हो गए। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस को पता चली, और इसके थोड़े ही टाइम बाद पुलिस को एक एविडेंस भी मिल गया। जो हरि था वो मनोज यादव के काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में था, फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में था। बार बार हरि और मनोज यादव की आपस में बातें होती थी, और जो मनोज यादव था जिसने सुपारी ली थी हरि से, उसकी बातें नीतीश से भी होती रहती थी। तो अब पुलिस ने जो मनोज यादव था उसको उठा लिया और अपने तरीके से अच्छी तरह से मनोज यादव से पूछताछ की, और मनोज यादव टूट गया। मनोज यादव ने स्वीकार किया कि उसने हरि से सुपारी ली थी 20 लाख रुपए में नीतीश को मारने के लिए, और 15 लाख रुपए में आगे 3 दूसरे लोगों को वो सुपारी ट्रांसफ़र कर दी थी। अब क्योंकि यहाँ पर हरि ने सुपारी दी थी, तो पुलिस ने हाथों हाथ हरि को भी अपने घर से उठा लिया। अब जिसने सुपारी दी वो पकड़ में था,
जिसने सुपारी लेकर आगे ट्रांसफ़र किया वो पकड़ में था, लेकिन जिन 3 लोगों ने कत्ल किया वो 3 अभी भी फ़रार थे। मनोज यादव को ये नहीं पता था कि वो 3 कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मनोज यादव को ये पता था कि फ़िरोज़ाबाद के अंदर वो नीतीश को लेकर गए हैं और फ़िरोज़ाबाद के उस घर के अंदर ही, वहाँ पर एक जने का घर था, उस घर के अंदर ही नीतीश को मारकर दफ़नाया गया है। तुरंत राजस्थान पुलिस की एक टीम फ़िरोज़ाबाद के लिए रवाना होती है और फ़िरोज़ाबाद में वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर उस घर के अंदर उस फ़र्श को खोदा जाता है और वीडियो भी बनाई जाती है उसकी, और उसके अंदर लाश निकलती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि नीतीश की ही थी। अब नीतीश की लाश मिल चुकी थी। लेकिन वो 3 आरोपी जिन्होंने नीतीश का कत्ल किया वो अभी भी फ़रार थे। तो पुलिस ने उनको पकड़ने का एक प्लान बनाया। पुलिस ने ये जितनी भी गिरफ्तारी की, मनोज यादव की, हरी लंगड़ा की, ये गिरफ्तारी चुपचाप की थी। कोई भी मीडिया में खबर नहीं थी, किसी दूसरे को ज़्यादा खबर नहीं थी कि ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 3 थे जिन्होंने कत्ल किया उनको नहीं पता था कि हरी और मनोज यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। और मनोज यादव ने बताया कि मनोज यादव ने उन तीनों को पूरे पैसे नहीं दिए हैं, सबको आधे पैसे ही दिए, 2.5 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसे उनको काम होने के बाद देने थे। तो पुलिस ने एक प्लान बनाया कि जब कभी भी बाकी के पैसे लेने के लिए उन तीनों में से किसी का फ़ोन आएगा तब मनोज यादव बता देगा कि यहाँ पर आ जाओ, और पुलिस एक बैग तैयार करेगी पैसे डालकर और वहाँ पर रखेगी, जैसे वो आएंगे उनको पकड़ लेगी। ऐसा ऐसा सब कुछ प्लान किया। कुछ ही दिनों बाद में, 2-3 दिन बीतने के बाद में, उनमें से एक का फ़ोन आता है। जैसा जैसा पुलिस ने सोचा वैसा वैसा हो रहा था। फ़ोन आने के बाद में मनोज यादव उनको एक जगह बताता है और मनोज यादव को पुलिस ने कहा था कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन तीनों के सर जो इल्ज़ाम है वो भी तुम्हारे सर लगा दिए जाएंगे। तो धमकाया था पुलिस ने एक तरह से मनोज यादव को, तो ताकि मनोज यादव कोई भी गड़बड़ ना करे। तो मनोज यादव ने उनको लोकेशन बता दी। पुलिस ने एक बैग तैयार किया जिसमें ऊपर एकदम असली नोट थे और नीचे कागज़ के नकली नोट लगाए हुए थे। बाद में वो पुलिस की एक टीम जिस जगह पर जाना था उनको पैसे लेने, उन 3 क्रिमिनल्स को आना था, वहाँ पर जाती है। पुलिस की एक टीम चारों तरफ तैनात थी सिविल ड्रेस के अंदर, और जैसे ही वो तीनों पैसे का बैग लेने आते हैं इतने में पुलिस इनको धर दबोच लेती है। अब 3 जिन्होंने मर्डर किया वो भी पकड़ में थे, मनोज यादव भी पकड़ में था, हरी लंगड़ा भी पकड़ में था। अब इसी साल की ये बात है, अब मुकदमा चल रहा है, फिलहाल सभी जेल के अंदर हैं और अब देखते हैं क्या फैसला आता है, कब फैसला आता है। और ये कहानी एक दृश्यम मूवी है, उससे कहीं न कहीं मेल खाती है। ऐसा लगता है कि जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने दृश्यम मूवी से सीन उठाकर जैसा-जैसा उस मूवी में हुआ था वैसा-वैसा ही करने की कोशिश की है। हालाँकि उससे भी ज़बरदस्त प्लान इन्होंने बनाया था। और इसीलिए मैं इस कहानी के शुरू में आपको बता रहा था कि जो मूवीज़ होती हैं वो एक तरह से समाज का ही आईना होती है। जैसा-जैसा समाज के अंदर होता है वैसा ही उन मूवीज़ के अंदर भी दिखाया जाता है। और सट्टेबाजी की दुनिया में कुछ ज़्यादा पैसों के लालच में अगर हम कहीं पर कोई गलत काम की राह में चल पड़ते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है वो भी हमको इस कहानी में देखने को मिला। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपको कोई और कहानी सुननी है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते। बाकी अपना प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।